हाय दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपका ITI स्टडी पॉइंट फ्रॉम इंडियन स्किल टेक इंस्टीट्यूट मेरठ में स्वागत करता हूं। और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की कुछ और ख़ास चर्चाएं हम आज करेंगे, जिसमें हमने एक टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिकल का स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ परिभाषाएं हमने बता दी थी। आज उसी के बेस पे हम दोबारा स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने इलेक्ट्रिशियन की डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ होती है उसके बारे में कुछ बताया था। फिर पदार्थ की संरचना किस तरह की होती है, पदार्थ किस किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं, ये रिपीट हमने किया था। जिसमें हमने जो मेन चीज़ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ सीखा था। अब उसी से थोड़ा सा रिलेटेड आगे एक चलता हुआ एक चीज़ रह गई थी, जिसके बोलते हैं परमाणु संरचना। हमने यानी कि बता दिया था कि परमाणु में हमारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेंगे। एक नाभिक होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसमें रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उसकी दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। अब परमाणु संरचना में और कुछ खास चीज़ ऐसी नहीं बतानी हमें। इसमें एक तो ये है कि जैसे हमने ये बताया था 11 Na, तो इसमें हमने ये बताया था ये 23 के समथिंग होता है कि ये इसकी द्रव्यमान संख्या हो गई या ओब्लिक परमाणु भार, दो चीज़ हमारी ये होती है। और ये हमारा परमाणु क्रमांक, ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो बनाई है, फर्स्ट वीडियो जो थी, उससे पहले डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ उसमें बता दी गई थी। अब इसमें दो चीज़ें हमारी हो गई, ये द्रव्यमान संख्या हो गई, ये परमाणु क्रमांक हो गया। अब जिस किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता, पहला सूत्र हमारा ये बैठेगा, परमाणु क्रमांक उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और वही बराबर होगा प्रोटॉनों की संख्या के। तीन चीजें, यानी कि किसी भी पदार्थ का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। सबसे पहली बात आई है। और अब कौन सी चीज़ बनी, परमाणु क्रमांक की बात कर ली। अब यह है परमाणु भार, यानी कि परमाणु भार जो होता है वो नाभिक, जो हमने नाभिक बताया था न्यूक्लियर, उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होता है परमाणु भार, ये होता। अब एक परमाणु संरचना में हमने एक बताया कि नाभिक एक छोटी सी चीज़ है। इसमें हमने बताया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब वो कहता है कि जी नाभिक हमारा धन आवेशित होता है। कैसा होता, पॉजिटिव चार्ज वाला, चार्ज पॉजिटिव आवेश वाला। देखिए, ये हम दो क्लासिफिकेशन इसमें कर रहे हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीन चीजें मिली हमें। ये दोनों चीज किस चीज में रहती है,
नाभिक में, दोनों चीज। और ये कहेंगे कक्षा में चक्र करती है, चक्र, कक्षा में चक्र। ठीक है, अब ये हो गए हमारा थॉमसन, ये हो गया हमारा रदरफोर्ड, और ये हो गया चैडविक। अब ये तो इनके वैज्ञानिक हो गए, जो थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक। और आवेश 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, ये इस पे आवेश हो गया, इस पे प्लस का कूलाम, और इस पे होता जीरो, यानी ये माइनस का, ये प्लस का, और ये जीरो। अब ये धनावेश ये कैसे हो गया? अब प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे हो गया हमारा प्लस का चार्ज, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 प्लस न्यूट्रॉन पे जीरो, तो जो टोटल चार्ज होगा वो कैसा रहेगा? प्लस का रहेगा। यानी जो नाभिक पे जो चार्ज होता है वो कैसा रहता? पॉजिटिव रहता। और इसी कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा हो गया? नेगेटिव। तो दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों के बीच बल के कारण, आकर्षण बल के कारण, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में चिपके रहते हैं। और एक चीज़ और बता दें ऊर्जा स्तर में, कि ऊर्जा स्तर होता है, ये भी चीज़ थोड़ी सी बता दें। ऊर्जा स्तर यानी कि जैसे जैसे ये हमारा नाभिक है, नाभिक, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दो चीज़ हो गई। इसके बाद ये इसमें पहला चक्कर, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, इसमें मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। मान लो इसका ही बना दिया हमने, क्या था इसका? 2 8 और 1। ठीक है, अब जो पहली कक्षा है इसके बीच जो आकर्षण बल रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, मुकाबले इस वाली के, दूसरी कक्षा के। और सबसे कम होगा कौन सी पे? नंबर तीसरी पे। यानी कि जो फोर्स होगा वो पहली वाली कक्षा पे ज़्यादा रहेगा, अपोजिट दूसरी वाली कक्षा, और तीसरी वाली, यानी तीसरी वाली कक्षा पे कम हो जाएगा। अब ये मैंने बनाया किसका? Na का, 11। यदि हम यहाँ पे Cl का बना दें, जो कि हमारी 17 होती है, Cl का क्लोराइड, 1 2 और 3, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2, और दूसरी कक्षा में 8 आएंगे। यानी 17 Cl का हम करें तो कितना हो जाएगा? 2 8 और 7, 8 और 2 10 और 7 17। तो अब इसमें एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, ऊर्जा स्तर तो मैंने बता दिया कि पहली वाली कक्षा जो नाभिक के समीप होगी उसमें ऊर्जा अधिकतम होगी, दूसरी वाली में, पहली वाली के अपोजिट थोड़ी सी कम होगी, तीसरी वाली में सबसे कम होगी ऊर्जा। तो ऊर्जा स्तर ऐसे के टाइप में क्या होता रहेगा? घटता चला जाएगा। दूसरा, अब इसमें एक चीज़ और हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये Cl का बनाया, ये Na का बनाया, जो कि आपका NaCl लिखा आता है। NaCl 2 भागों में टूट जाता, Na प्लस और प्लस Cl माइनस, 2 भागों में। ये प्लस है, प्लस का मतलब हो गया, देखो यहाँ से, यानी कि अब ये दोनों चीज़ मैंने बनाई। अब ये कह रहा है, अब इसमें 2 8, यानी हमारे कितने होने चाहिए? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18 होने चाहिए मैक्सिमम, चौथी में 32।
यानी इसमें अगर तीसरी में हमें 18 करने हो तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें? 1। तो ये क्या होगा, इससे ये इलेक्ट्रॉन इससे ग्रहण कर लेगा। क्या हुआ, इससे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। जैसे NaCl की ग्रुपिंग हम बना रहे हैं तो इसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। इसने थोड़ी सी अधिक ऊर्जा दी, मान लो इसकी ऊर्जा इसके साथ 5 की है और इसकी ऊर्जा इसके साथ 7 की है, तो ये क्या होगा, थोड़ी सी अधिक ऊर्जा से देके इसे अपनी क्लास में ले लेगा। और जो इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा मिल जाने पर अपनी कक्षा छोड़कर दूसरे परमाणु की कक्षा में चला जाता, उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें हमने ये बताया कुछ, ये इसमें आ गया। आया क्यों है? क्योंकि यहाँ से चलो 7, मैं एक आंकिक मान में बता रहा हूँ, ये 7 की है, यहाँ पे ये 5 की थी, तो किसके ज़्यादा फोर्स लगा हुआ? 7 वाली पे, तो 7 वाले ने इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ ग्रहण कर लिया। अब एक चीज़ इसमें हम बता देंगे, इसने देखो इलेक्ट्रॉन अपना क्या किया, ग्रहण कर लिया, मतलब इस पर होगी बढ़ोतरी। क्या हुई? बढ़ोतरी। बढ़ोतरी का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव ऐड हुआ, और उसका अपोजिट क्या हुआ? अपोजिट क्या हुआ? माइनस। यानी Cl पे क्या आ जाता है भाई? 1 माइनस। इसने ग्रहण कर लिया लेकिन क्या आ जाएगा? माइनस। और प्लस Na पे 1 कमी हुई। क्या हुई? कमी। कमी का मतलब नेगेटिव, और उसका अपोजिट पॉजिटिव, यानी कि Na प्लस। जो इलेक्ट्रॉन जितने हमारे क्या नाम है त्यागेगा, देगा, उस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन जितने हमसे लेगा वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज का। अब आ जाते हैं नई बात पे। अपनी सबसे पहली बात ये हमारा हो गया। विद्युत धारा की परिभाषा पे आ जाते हैं, जो हम वैद्युतिक राशियां पढ़ाने जा रहे थे। जो हमारी वैद्युतिक राशियां विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट एक ही चीज, इसे भी करता हूँ। अब देखो, जो हमारा आवेश है, इससे पहले आवेश, चार्ज, ठीक, यानी कि ये एक तरह का बल है। क्या है? बल, फोर्स। यानी आवेश एक तरह का फोर्स है, बल है, जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉनों का,
आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा। एक तरह का बल है, जैसे ये दो तरह के हमारे हो गए, पॉजिटिव और ये हो गए नेगेटिव। यदि दो समान आवेश एक साथ रख दिए जाएं तो उन दोनों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगने लगेगा, यानी कि वो एक दूसरे को खिसकाएंगे, रिपल करेंगे, दूर हटेंगे। यदि विपरीत पोल वाले रख दिए जाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी आकर्षण। ठीक है, बेसिक हो क्या रहा, जो हमने यहाँ पे भी बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक दे रहा है, तो किसी पे जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यानी कि एक फोर्स है जो इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है, जिससे कि कोई तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास कमी होती है ग्रहण कर लेता है और क्या कर देता, कोई कर देता त्याग देता है। ठीक है, ग्रहण करने वाले पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो त्यागता है उस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये है, यानी कि बेसिक आवेश भी किससे मिलकर बना, इलेक्ट्रॉनों से, यानी इलेक्ट्रॉनों का गुण है एक तरह का। तो ये होता है आवेश, जिसको हम डिनोट करते हैं Q बराबर Ne। Q है, जिसे Q है हमारा आवेश, En इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, इस फॉर्मूले पे मात्रक इसका कूलाम रहेगा, बहुत सवाल आते हैं इस पे भी। और ये है E इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो हमने भी लिखवाया था 1.6 माइनस के गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। यानी कह सकते हैं, हमने क्या कहा, आवेश भी एक तरह का फोर्स है जो किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाता है या त्यागवाता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और बताई थी कि आवेश दो प्रकार के हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन हमें ग्रहण करेगा वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो नेगेटिव चार्ज हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसके बाद यदि दो समान आवेशों को, यानी पॉजिटिव को एक साथ रख देंगे तो वो प्रतिकर्षित होंगे, रिपल होंगे। और यदि दो आवेशों को विपरीत पकड़ देंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रख दिया, तो उनके बीच आकर्षण का बल लगेगा। यानी कहने का मतलब है आवेश भी किस पर डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, अब विद्युत धारा की परिभाषा बेसिक दो चीज़ों से दी जाती है। सबसे पहली चीज आवेश पे, नंबर दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन, दो चीज पे। ठीक है, एक आवेश पे एक इलेक्ट्रॉन पे, यानी इन दोनों पे बेस है इसकी परिभाषा। अब देखिए, यदि हम इसकी क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन के बारे में ना जानते तो हम आवेश को नहीं जानते, और आवेश को नहीं जानते तो विद्युत धारा को नहीं जानते। तो इसलिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को सीखना है। इलेक्ट्रॉन को हमने सीखा, एक फर्स्ट वीडियो हमारी जो 34 मिनट की वो इलेक्ट्रॉन के बारे में ही थी। फिर भी हमने आज की वीडियो में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया। उसके बाद अब बता रहे हैं कि ये जो है इसके बेस पे भी परिभाषा बन जाती है, इसके बेस पे भी बन जाती है। अब देखो कैसे बन जाती है। अब पहले क्या आता है, पहली परिभाषा, फर्स्ट डेफिनेशन, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश के प्रवाह की दर को, अब एक चीज़ बताएंगे दोबारा, प्रवाह की दर क्या आएगी।
आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब इसमें देखो, अब इसमें आ जाते हैं। एक तो सबसे पहली बात है कि धारा को डिनोट करते हैं आई से, आई कैपिटल आई, सॉरी स्मॉल आई, और नापा जाता है एम्पियर में, या हिंदी में लिख देते हैं एम्पियर। अब बात ये आती है कि सर आपने कह दिया कि ये इसके बेस पे भी परिभाषा बन जाएगी, इसके बेस पे भी परिभाषा बन जाएगी, कैसे बन जाएगी जिससे कि हमसे ना भूले। किताबों में बहुत सिंपल, एक लाइन की परिभाषा ख़त्म, लेकिन याद नहीं रहती, समझ नहीं आती बात। 2 साल का ITI कोर्स कर लिया, 3 साल का डिप्लोमा कर लिया, लेकिन फिर भी याद नहीं, फिर भी रफू चक्कर। सबसे पहले इंटरव्यू में गए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा करंट से तुम क्या समझते हो, कि सर अच्छा डेफिनेशन याद भी है, सुना भी दी, कोई सर्टिफिकेशन नहीं। आपसे यदि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, कोई सर्टिफिकेशन नहीं बताया जाने का। अब आ जाइए, इसके बाद यहाँ पे चलते हैं। हमने बताया सबसे पहले डिनोट करेंगे आई से। अब आई बराबर होता है हमारा, क्या कहा हमने, देखो ऐसे कुछ उस तरह से हमने बताया, ये कोई हमने A से B तक का कोई चालक तार ले लिया, ठीक है। हालांकि बैटरी लग के या वोल्टेज सोर्स लग के तब जाके पूरा सर्किट बनता है, लेकिन ऐसा नहीं, हमने एक छोटी सी लैंग्वेज यूज़ करने के लिए। अब यदि इसमें से हमारा आवेश, ये हम कहते हैं, ये लिख दिया अभी हमने, या लिख भी सकते हो आप, Q से एक स्थान से लगातार B तक जा रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम भी लगा होगा, समय, यानी इलेक्ट्रॉन जब चलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ समय भी चलता ही रहेगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। इसके बाद आ जाइए, अब इसमें ये कह रहा प्रवाह की दर, तो प्रवाह जो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये फ्लो हो रहा, और दर ये जो हमारी टाइम पीरियड है, यानी I बराबर हो जाएगा Q/T एम्पियर। बहुत सारे सवाल आते हैं इस पर, एम्पियर। अब इस Q की वैल्यू जो यहाँ पे हमने रखी है, ये रखना I बराबर NE/T, ये भी तो इसी बेस पे हम कह रहे थे। अब ये सीधी किसकी, यानी यहाँ पे भी ये, यहाँ पे सीधा किसके बराबर है, आवेश के, और यहाँ पे भी किसके बराबर हो गया, इलेक्ट्रॉन के। यानी कि यहाँ पे हम यदि इसके सामने इलेक्ट्रॉन लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को भी क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों या आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एक फर्स्ट पॉइंट सुन लो, 1 एम्पियर कितने के बराबर होगा, एक एम्पियर ये है, यदि A से B तक T की वैल्यू हम रख दें 1 सेकेंड, 6.28 गुना 10⁻28 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में गुजर जाएंगे, तो उसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा का मान होगा वो 1 एम्पियर के बराबर होगा। यानी 1 एम्पियर धारा फ्लो करने के लिए किसी चालक तार में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चाहिए 1 सेकंड में, तो वो उसकी विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पियर कहलाएगी। अब आगे चलते हैं, वोल्टेज। वोल्टेज की परिभाषा सुनने से पहले भी प्रतिरोध की देख लेते हैं। प्रतिरोध वोल्टेज की सबसे बाद में आती है। वोल्टेज बहुत जल्दी
प्रतिरोध। अब देखिए, चालक पदार्थ का नाम सुन रखा है, चालक पदार्थ, चालक पदार्थ पता भी है इसके बारे में। चालक पदार्थ जिसमें विद्युत धारा फ्लो हो सके, विद्युत धारा, सुगमता ऑब्लिक आसानी से बह सके, वो हमारा कहलाएगा चालक पदार्थ। क्या कहलाएगा? वो सॉरी, हाँ, चालक पदार्थ। अब ये जो चालक पदार्थ हैं, ये किसी न किसी धातु से मिलकर बने होते हैं। धातु जैसे सोना, चांदी, और ये आपका आया है तांबा, लोहा भी लिख सकते हो आप। एल्यूमिनियम, ये ETC, ये सब चालक पदार्थ है। बेसिक हम यूज इसका करते हैं, ठीक है, बेसिक यूज जो हम इसका करते हैं। अब इनकी सबकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। हम यूज कर रहे हैं ये वाला और ये वाला, एल्युमिनियम केबल या कॉपर। तो कॉपर हमने यूज कर लिया, ये लिख लो। तांबा हमने चालक पदार्थ यूज कर लिया, उसकी एक प्रॉपर्टी होगी, यानी कि प्रत्येक चालक पदार्थ की एक प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक धारा प्रवाहित की, ये चालक पदार्थ हमने यूज किया था, यहाँ पे चालक तार यूज किया था, चालक तार। और ये ही चालक तार क्या होगा, किसी न किसी मेटेरियल का बना होगा। मेटेरियल ये लिखे, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ETC। और इसी धातु के कारण इसके अंदर एक गुण उत्पन्न हो जाता है, इस चालक पदार्थ के अंदर एक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिस गुण के कारण ये इस जो इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो हो रहे हैं, इनको बहने से रोकता है। समझ गए? प्रतिरोध क्या है? एक प्रकार का हमारा गुण है जो किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं उसको बहने से रोकता है। यानी कि एक तरह का गुण है जो इलेक्ट्रॉनों को बहने से रोकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को बहने से रोकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को बहने से, मतलब हमने बताया विद्युत धारा की परिभाषा हमने बता दी। फिर हमने एक छोटी सी चीज बताई, प्रतिरोध। और प्रतिरोध में बताया कि प्रत्येक चालक पदार्थ जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा आसानी से फ्लो हो सके, और चालक पदार्थ हमारे ये वाले होते हैं। और यदि किसी चालक पदार्थ, यदि ये हम कह रहे थे कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ए से बी तक, तो हमने कहा कि प्रतिरोध जो है उस चालक पदार्थ का, जो सा भी हमने चालक पदार्थ यूज़ कर रखा उसका एक गुण है जो क्या काम करता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसको बहने से रोकता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो जा रहे हैं इनको क्या करेगा, रोकेगा, कि भाई तुम्हें नहीं बहने देने का मैं। लेकिन प्रतिरोध की परिभाषा समझ में आ गई? किसी भी चालक का स्वाभाविक गुण जो अपने अंदर प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों को रोकता है, उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, अब एक छोटा सा सर्किट हम बनाएंगे। ये हमने कोई वोल्टेज लगा दी, ये कोई एक बल्ब का सिंबल बना दिया, ये हो गया, ये स्विच है, ये वोल्टेज सोर्स, ये बल्ब यानी लैंप।
अभी क्या होगा, ये हमारा ऑफ कंडीशन में है क्योंकि स्विच हमारा क्या है, ओपन, स्विच ओपन है। ध्यान से सुनना, स्विच क्या हमारा ओपन। अब इसके बाद जैसे हम स्विच को ऐसे लगा देंगे, टच कर देंगे, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। ऐसे बल्ब में घूमती हुई, और ये विद्युत धारा हमारी इसमें से आई, ऐसे चली गई, और लैंप क्या हो जाएगा हमारा, ऑन हो जाएगा। तो अभी आपने क्या कहा कि सर यहाँ से यहाँ तक जो हमने ये यूज़ किया है वायर, तार, ये भी किसी ना किसी धातु का होगा। तो ये भी क्या नाम है, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं उसी के कारण तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसको रोक रहा होगा। लेकिन जो हमने ये चीज़ लगाई है V4 वोल्टेज, ये क्या काम कर रहा है, ये उस धारा पे एक बल आरोपित कर रहा है जिससे कि उसका प्रवाह उन चालक तारों में निरंतर होता रहे। यानी कि वोल्टेज जो है एक तरह का बल है जो किसी वायर में विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए उपयोगी होता है। तो तीन चीज़ें हो गई, विद्युत धारा भी होगी, प्रतिरोध, किसी भी चालक पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जो अपने अंदर प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों को रोकता है, उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। लेकिन जिस बल के कारण फिर भी विद्युत धारा चालक तारों में प्रवाहित होती रहती है, वो हमारा विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज कहलाती है। ठीक है, अब ये थी परिभाषा जो हमने बताई विद्युत वाहक बल की। प्रतिरोध की भी हो गई, विद्युत वाहक बल, इसकी सीधी सी परिभाषा होगी, इसको ई से करते हैं हम डिनोट, और वोल्ट इसकी इकाई रहती है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उसका प्रतिरोध का गुण उत्पन्न रहता है, उस टाइम प्रतिरोध का गुण ऑलवेज ऑन रहता है, कि ये वह बल जो किसी चालक तार में प्रवाहित धारा के विरोध होने पर भी, चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी और उसके प्रवाहित होने पर उसका विरोध होने पर भी निरंतर प्रवाह बनाए रखता है। यानी कि कंटिन्यूसली, जैसे ये धारा हमारी ऐसे चल रही है, कंटिन्यूसली बहती रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक बहने के लिए जो हमने फोर्स लगाया वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है, जिसको बोलते हैं EMF। ठीक है, EMF। अब एक छोटी सी डेफिनेशन और है, इसी वीडियो में हम पूरी कर देंगे। EMF ये है हमारी सीधी विभव, वोल्ट जिसे बोलते थे, विभव क्या चीज़ होती है, विभव और वोल्ट। विभव को नापा जाता तो वोल्ट में ही है, ये भी विभव ही है, विद्युत वाहक बल। सेल में लिखा था विद्युत वाहक बल, इसकी डेफिनेशन बता दी। विभव क्या चीज़ होती है, देखिए विभव में क्या है कि कोई भी हमारा सर्किट है, मान लो ये है, ये हम दो तरह की यूज़ करते हैं सप्लाई, एक फेज और एक न्यूट्रल, ये होती है। ठीक है, यदि इन दोनों तारों के बीच यदि हम कोई बल्ब लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये हमारा सर्किट का नियम है। यदि फेज और न्यूट्रल दोनों तरह की सप्लाई मिल रही है तो बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। सही बात। अब यानी कि बल्ब को ऑन होने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों की ज़रूरत है। ठीक, अब आ जाओ, इसमें आ जाओ आगे। अब क्या हुआ, ये हो गया, यहाँ हमने बल्ब लगा दिया, चलो एक, ये हम इसे फेस की सप्लाई यहाँ से दे दी। अब ये बल्ब हमारा जलेगा, क्योंकि न्यूट्रल क्या हमारा एक तरह का अर्थ ही होता है। गांव में देखा होगा, एक बार अर्थ कर देते हैं, दूसरा फेस से दे देते हैं, तो हमारी कंटिन्यू सप्लाई होने लग जाती है।
अब इसमें क्या विभव क्या चीज़ होती है कि किसी भी आवेश को किसी बिंदु तक, यानी कि कहाँ से, अनंत से, अनंत का मतलब क्या है, ये अनंत ही है, पृथ्वी में क्या हो गए, अनंत ही हो गए, इसकी दूरी कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी कि अनंत से, अनंत से, यानी कि अब हम किसकी परिभाषा बना रहे हैं, विभव की। ये हमने एक सर्किट यहाँ पहले ये बनाया, बल्ब तभी ऑन होगा, एक ये बना दिया, ये भी हमारा क्या एक तरह का न्यूट्रल ही है, ये फेज हो गया, ये बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, ऑन। तो हम क्या कह रहे हैं, अब जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो किसके कारण होगी, आवेशों या इलेक्ट्रॉनों के कारण, सीधी सी बात है। अब ये जो हमारा आवेश है इसमें हम कह रहे हैं कि जब, अब देखो पृथ्वी कर रखा है, यानी पृथ्वी का मतलब क्या, अनंत, अनंत विस्तार हो गया, यानी जब किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, ये हमारा निश्चित बिंदु हो गया, पी पर लगा दिया हमने, निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यानी W, कार्य, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, उस बिंदु का विभव कहलाता है। यानी विभव हमारा V से करते हैं अपॉन Q, किसको, आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसका विद्युत विभव कहलाता है। अभी बात नहीं बनी पूरी। अब यदि इसकी Q की वैल्यू यहाँ जो रखी है, Q की वैल्यू यदि 1 कूलाम हम रख दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा V बराबर W/1, यानी कि V बराबर W, यानी कि किसी भी बिंदु का जो विभव होता है वो अनंत से किसी, यहाँ क्या रखा हमने, Q बराबर क्या रख दिया 1, इसको बोलते हैं एकांक मान, एकांक मान, यानी किसी भी बिंदु से, जब किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। यानी ये एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। मात्रक क्या होगा इसका, वोल्ट। दोनों तीनों परिभाषा बता दी, तीनों परिभाषा हमने बता दी, प्रतिरोध की भी, विद्युत धारा की भी और फील्ड की, इसकी भी। ठीक है। अब दूसरा है, एक चीज और आ जाती है जिसको बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर, अब देखो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे ये कुछ किलोमीटर पे एक पॉइंट ये आ गया A और B, यहाँ से हमने जो प्रेषित की थी वो 220 प्रेषित की थी वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे वो पहुँच गई 210 हो गई। तो दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होगा वो हमारा विभवांतर कहलाता है। अब कल हम एक नए नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, जिससे कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। और इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट्स कर सकते हो हमारे IIT स्टडी पॉइंट में, यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमने बताया है इसको एक बार ध्यान से देखो कि इसमें कोई ऐसी अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। अपना प्यार बरकरार बनाए रखो। थैंक यू, वेलकम।